हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो गाइस, आज हम लोग रिवाइज करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। एंड दिस चैप्टर इज फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट एज वेल एज फॉर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स। चैप्टर को बड़े ध्यान से आपको एंड तक देखना है एंड आई एम वेरी श्योर कि वी विल ट्राई कि हम लोग इसको 30 से 35 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज कर डालेंगे। इसमें हम लोग थ्योरी भी कवर करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कंपनी पैसा रेज करती है, जब भी कंपनी मार्केट से पैसा रेज करती है तो उसके पास दो चॉइसेस होती है। या तो कंपनी पैसा रेज करती है फ्रॉम शेयर कैपिटल, या फिर कंपनी पैसा रेज करती है फ्रॉम डेट। तो जब भी मैं आपसे बोलूँगा कि कंपनी ने डेट रेज करना है, तो डेट जब भी कंपनी रेज करेगी तो दैट कैन बी रेज्ड इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डिबेंचर्स कंपनी के लिए क्या होते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं? दे आर टाइप ऑफ कंपनीज डेट। ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को डेट के फीचर्स पता होंगे। आप मुझे बताइए, क्या किसी भी डेट पर क्या पहले से फिक्स्ड होता है कूपन रेट कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? बिल्कुल। क्या उसको कब रीपे करना है, क्या ये भी पहले से ही डिसाइडेड होता है? बिल्कुल। क्या उसको रीपे करते समय हमें प्रीमियम देना है या पार पे करना है, क्या ये भी टर्म्स ऑफ इशू में पहले से ही डिसाइड होता है? बिल्कुल। तो याद रखना, किसी भी डेट के फीचर्स क्या होते हैं कि उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो प्री डिसाइडेड होता है, उनका रीपेमेंट कब होगा ये भी प्री डिसाइडेड होता है, और उनको प्री पेमेंट जो भी रीपेमेंट मिलेगा वो प्रीमियम पे मिलेगा या पार पे मिलेगा ये भी प्री डिसाइडेड होता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है डेट के अंदर कि जितने भी डेट होल्डर्स होते हैं ना, उनका जो वैल्यू ऑफ डेट है ना, उसमें इरोजन नहीं होता। बेटा, इरोजन समझते हैं? जैसे अगर आप कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदोगे ना, तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो हो सकता है कि आपका वैल्यू ऑफ शेयर जीरो हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन डेट के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि डेट कंपनी को इन एनी केस पे करना ही होता है, तो उसकी वैल्यू में किसी तरह का कोई भी इरोजन नहीं होता। क्लियर है? यस सर। और कंपनी को ये जो इंटरेस्ट होता है ना, जो डेट को देना होता है यानी कि डिवेंचर होल्डर्स को, इसको हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। क्या मतलब होता है इसका बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि कंपनी को ये इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट हो या फिर ना हो। जैसे डिबेंचर सॉरी प्रेफरेंस वगैरह में तो हमने पढ़ा था कि डिविडेंड तभी देना होता है जब प्रॉफिट होता है। इसीलिए शायद आपको मालूम होगा कि डिविडेंड जब हम पे करते हैं ऑन प्रेफरेंस या इक्विटी, उसको हम एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्ट जो आप पे करते हो, दे आर ऑलवेज कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। मतलब देना ही देना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो। क्लियर है? ठीक है सर। अब चलते हैं इनके कुछ फीचर्स के ऊपर। देर आर सर्टन फीचर्स। पहला, जो डिबेंचर्स होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए कंपनी प्रेफर करती है टू रेज द फंड्स फ्रॉम डिबेंचर्स। ये रीपेबल होते हैं आफ्टर फॉर ऑफ डेट। फॉर ऑफ समझते हैं ना, थोड़ा सा डिले, 10 साल 15 साल इस तरह से रीपेबल होता है। ठीक है। अक्सर क्या होता है, जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो आपको पर्पस बताना पड़ता है कि आपको पैसा कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसा नहीं है। जब हम डिबेंचर्स रेज करते हैं तो हम उस पैसे को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देर इज नो ऑब्लिगेशन कि हमें उसको एक स्पेसिफिक जगह पे ही यूज करना है। ठीक है सर। नेक्स्ट, फिर वो कहते हैं कि फॉर डिबेंचर होल्डर डिबेंचर्स आर द सेफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो कैपिटल इरोजन। मालूम है हमें, डिबेंचर होल्डर को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। हालांकि उनके पास कोई भी ऑनरशिप राइट नहीं होता, इसीलिए वो क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इंटरेस्ट फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए कि कंपनी अगर चाहे तो मे इशू डिबेंचर विद अ कॉल फीचर्स। अब कई बार बच्चा कहता है सर व्हाट इज कॉल फीचर्स, तो लिख लीजिए। कॉल फीचर का मतलब होता है कि कंपनी के पास राइट होता है टू बाय बिफोर मैच्योरिटी। यानी कि अगर कंपनी ने ऐसा कोई राइट रखा हुआ है कि कंपनी अपने ही डिवेंचर को मैच्योरिटी से पहले बायबैक कर सकती है, तो उसको बोलते हैं कंपनीज ने इशू करे हैं डिवेंचर विद द कॉल फीचर। कॉल फीचर का मतलब राइट टू बाय एट प्री स्पेसिफाइड प्राइस।
और याद रखना ये प्री स्पेसिफाइड प्राइस जो भी होता है वो नॉर्मली इशू प्राइस से ज़्यादा होता है। मान लो आपने 15 रुपये में इशू करा था, तो आपके पास राइट टू बाय जो भी होगा जिस प्राइस पे होगा वो कहीं ना कहीं 15 रुपये से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पर। देखिए, एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है बियरर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? जो ऑन रजिस्टर ऑफ कंपनीज पे मेंशन होते हैं, यानी कि जिस पर डिबेंचर होल्डर का जो नाम होता है वो रजिस्टर ऑफ द कंपनी पे मेंशन होता है। अब ऐसे डिबेंचर्स को जब भी ट्रांसफर किया जाता है ना, तो उसके लिए ट्रांसफर डीड मैंडेटरी होती है बेटा। इसका मतलब अगर कंपनी ने रजिस्टर्ड डिबेंचर इशू करे हैं तो याद रखना कंपनी डिबेंचर होल्डर उसी को मानेगी जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर पे होगा। क्लियर है? और ऐसे में अगर मान लो एक्स के पास डिबेंचर थे और वो वाई को बेचना चाहता है, तो कंपनी कहती है कि मैं इसको तभी मानूंगी जब इनको बेचा गया था अंडर ट्रांसफर डीड, क्योंकि जब ट्रांसफर डीड बनेगी तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ दैट क्या रजिस्टर पे नाम एक्स के बदले में वाई का आ जाएगा, राइट। और कंपनी कहती है कि इन केस ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर हम इंटरेस्ट उन्हीं डिबेंचर होल्डर को देते हैं जो ऑन द कंपनी ऑफ रजिस्टर में मेंशन होते हैं। लेकिन बियरर डिबेंचर्स अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। बियरर का मतलब होता है होल्डर ऑफ डिबेंचर, जिसके पास डिबेंचर होंगे वो मालिक कहलाएगा। जो भी डिबेंचर को होल्ड करेगा वही मालिक कहलाएगा। दैट इज कॉल्ड एज बियरर डिबेंचर। और बियरर डिबेंचर को बेचने के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ट्रांसफर डीड, ठीक है ना। और कंपनी ब्याज किसको देती होगी? सर, द पर्सन हुज एवर इज होल्डिंग दोज डिबेंचर विल बी एलिजिबल टू गेट दी इंटरेस्ट ऑन दोज डिबेंचर्स। ठीक है सर। नेक्स्ट इज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्या होता है, अनसिक्योर्ड क्या होता है, मुझे लगता नहीं बताने वाली बात है। बताओ सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते होंगे? जो कि सिक्योर्ड अंडर सर्टन सिक्योरिटीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स ऑफ द कंपनी को मॉर्गेज करवाकर डिबेंचर इशू किए गए हैं, तो उनको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अब होता क्या है, सिक्योर्ड डिबेंचर थोड़ा ज़्यादा सेफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स के पास एक राइट होता है कि इन केस ऑफ रीपेमेंट या फिर इंटरेस्ट अगर उनको नहीं मिलता तो जिन एसेट्स को मॉर्गेज किया गया था क्या वो उनको बेचकर अपनी रिकवरीज कर सकते हैं। यस। बट अनसिक्योर्ड के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता, तो उनके लिए किसी भी एसेट को कोई मॉर्गेज नहीं करवाया जाता, ध्यान रखना। ठीक है सर। फिर आ जाता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स। नाउ व्हाट इज रिडीमेबल, व्हाट इज इरिडीमेबल? देखिए, रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनका रिडम्पशन होता है आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी रीपे किया जाता है। ठीक है, तो इन इंडिया जनरली बताओ कौन से वाले डिबेंचर्स होते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है। फिर होता है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। नाउ व्हाट इज कन्वर्टेबल, व्हाट इज नॉन कन्वर्टेबल? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? जिनको आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते शेयर्स के अंदर। क्लियर है? यस सर। सो आई एम वेरी श्योर नाम से ही क्लियर था। फर्स्ट और सेकंड डिबेंचर्स कौन से होते हैं? देखिए, फर्स्ट डिबेंचर्स वो होते हैं जिन्हें पहले रीपे किया जाता है, और सेकंड डिबेंचर्स वो होते हैं जिन्हें फर्स्ट डिबेंचर्स के बाद में रीपे किया जाता है। सो फर्स्ट डिबेंचर्स आर रीपेड बिफोर अदर डिबेंचर्स एंड सेकंड डिबेंचर्स आर redeemed ओनली आफ्टर फर्स्ट डिबेंचर्स। क्लियर हो गया? यस सर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स ओवर शेयर्स? कंपनी क्यों प्रेफर करेगी कि हम लोग क्यों ना डिबेंचर ही इशू करें रादर देन शेयर? सर, सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा रीजन, एक तो डिबेंचर जो होता है ना उससे हमारा ऑनरशिप डाइल्यूट नहीं होता, नंबर वन। ये सस्ता होता है, चीप होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्या जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा क्या हम रीपे करके अपनी लाइबिलिटी को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल। तो एक तो है अवॉइड करता है ऑनरशिप डाइल्यूशन, ऑनरशिप स्ट्रक्चर को ये मेंटेन रखता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ टेम्परेरी फाइनेंसिंग, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि मेरे पास पैसा आ गया आई विल रीपे माई डिबेंचर्स। यस सर। चलिए, अब हम बात करेंगे अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, द प्रोविजंस जो हैं रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स को बड़े ध्यान से समझना है आपने।
एक एक चीज हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मैं इसको आपको अब चार्ट बना के दे रहा हूं, लिखो जरा, लिखो इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश ईदर एट डिस्काउंट, प्रीमियम, पार, या फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम वी विल टेक 10 to 15 मिनट्स तीनों को समझने में। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे कैसे। सबसे पहले लिखना है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब है, इधर देखो, मान लेते हैं कि एक्स लिमिटेड ने एक बिजनेस एक्वायर किया है, ठीक है जी, और उस बिजनेस में 50 लाख के एसेट्स थे और 10 लाख की लाइबिलिटीज थी, और इसके लिए परचेज कंसिडरेशन 44 लाख तय किया गया है। पीसी कितना है, 44 लाख। इसको रीपे कैसे किया जाएगा, ये जो 44 लाख है, पेबल 4 लाख इन कैश, 4 लाख तो हम कैश में देंगे, एंड बैलेंस by issuing 9% डिवेंचर्स, 100 रुपए ईच, 9% डिवेंचर 100 रुपए ईच आपको इशू करने हैं। केस 1 पार पे, केस 2 प्रीमियम ऑफ 10%, केस 3 डिस्काउंट ऑफ 10%। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले आप नोट कर लीजिए, इसको फटाफट से नोट करेंगे। अब इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, ऊपर देखना सबने। पहली एंट्री क्या होगी, एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। एसेट कितने के आए बच्चे, 50 लाख के, लाइबिलिटी 10 लाख की, और वेंडर के आगे जो पीसी तय हुआ था, जितना आपने पीसी तय करा था वो हमेशा किसके आगे लिख दो, आप वेंडर के आगे लिख दो। नाउ यू टेल मी, सोचने वाली बात है, 50 लाख के एसेट से 10 लाख की लाइबिलिटीज थी, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो बच्चा कहता है 50 माइनस 10, 40 लाख इज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, तो ये कितनी आएगी, 40 लाख। अब आप मुझे बताओ, 40 लाख के बदले में आपने पीसी कितना फिक्स करा, 44 लाख, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, 4 लाख। मेरा क्वेश्चन है, ये जो 4 लाख आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, क्या ये आपका कैपिटल नेचर लॉस है? बिल्कुल। और इस कैपिटल नेचर लॉस को हम क्या नाम देते हैं, गुडविल। तो इन केस इफ यू आर पेइंग मोर देन नेट असेट्स, नेट एसेट्स का मतलब है एसेट माइनस लाइबिलिटीज, सो वॉट एवर एक्स्ट्रा यू आर पेइंग विल बी कॉल्ड एज गुडविल, कैपिटल लॉस, और वो यहां पे हो जाएगा डेबिट। सो गुडविल डेबिट बाय 4 लाख। नाउ सी एंट्री हो गई मैच,
तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होती है जब भी डिबेंचर्स को इशू किया जाता है फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। सेकेंड जर्नल में आपने वेंडर को पेमेंट करनी है, तो उसके लिए वेंडर को वापस आप डेबिट कर दीजिए विद द अमाउंट जितने से आपने क्रेडिट किया था, नॉट टू बैंक। आप मुझे बताओ व्हाट इज द अमाउंट विच यू आर पेइंग थ्रू बैंक? 4 लाख रुपीज। सो मेरा क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे, you need to tell me what is the amount of debenture outstanding na, what is the amount outstanding which is payable to the vendor now? amount payable to the vendor कौन बताएगा आप में से? 44 लाख में से 4 लाख रुपया आपने पे कर दिया थ्रू बैंक। 44 में से 4 आपने पे कर दिया थ्रू बैंक, बचा कितना? 40। तो क्या 40 is still payable? yes, that 40 you are planning to repay in the form of debentures। तो अब आपने यहां पे निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, जो भी अमाउंट पेबल होगा डिवाइड बाय इशू प्राइस। मुझे बताओ केस नंबर 1 में यू आर इशूइंग डिबेंचर एट पार, सो इसका मतलब 40 लाख डिवाइड बाय 10, नंबर ऑफ शेयर इज 4 लाख। तो मुझे बता दो 2% डिबेंचर, 4 लाख डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू 10 रुपए, 40 लाख। क्या ये एंट्री मैच हो गई? बिल्कुल, खत्म हो गया। केस 1 फिनिश। केस 2, फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम, एसेट डेबिट टू लाइबिलिटी टू वेंडर। जो डिफरेंस हम आएगा वो लॉस होगा तो गुडविल। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर अगर इसमें गेन आ रहा होता तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता। लॉस आएगा तो गुडविल, गेन आएगा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है सर, फर्स्ट एंट्री तो सेम रहेगी। सेकंड एंट्री देखेंगे जरा, वेंडर डेबिट टू बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर। वेंडर के आगे फिर से आपने क्या लिख देना है? 40 लाख। सोच के बताना सबने। नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, अमाउंट पेबल अभी भी कितना है? 40। केस 2 में उसने कहा था दैट डिबेंचर विल बी इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि इशू प्राइस कितना होगा? 11 रुपए। तो यहां पे डिवाइड बाय हो जाएगा 11। निकालो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएंगे, चेक करो जरा सारे। कितना आंसर आएगा बेटा? 36363। ठीक है ना? तो इतने शेयर्स हम लोगों को इशू करने हैं, तो आपने क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे ना इनटू 10 कर देना, तो वो तो आएगा परसेंटेज डिबेंचर के सामने। और बाकी जो अमाउंट है क्या वो सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे आ जाएगा? बिल्कुल, समझ आ गया ना? तो वो प्रीमियम कितना आएगा? इतने ही नंबर ऑफ शेयर को इनटू 1 रुपी कर देना भाई, इनटू 10 कर देना तो डिबेंचर की फेस वैल्यू आ जाएगी, इनटू 1 रुपी कर देना तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। और ऐसे ही अगर तीसरा केस अगर आ जाता है, लेट्स से वहां पर अगर वो कहता है इशूड अ डिस्काउंट, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे? 40 लाख डिवाइड बाय 9 रुपए कर देना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे। जितने नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे इनटू 10 कर देना परसेंटेज डिबेंचर के आगे, इनटू 1 रुपी कर देना तो वो डिस्काउंट के आगे आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब अल्टीमेटली जो हमारे पास एंट्रीज बनेंगी वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस पे जो आपको क्वेश्चन आएगा ना वो यही आएगा कि फाइंड आउट करो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड। तो आपने 3 केसेस बनाने हैं। पहला वाला केस तो मैं सब में मान के चल रहा हूं कि फर्स्ट एंट्री तीनों में कॉमन है। सेकेंड एंट्री पे ध्यान देना है, अगर तो ये पार पे है तो आपका सिंपल सा एंट्री क्या होगा? वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, खत्म। प्रीमियम पे होगा वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे इशू हुए होंगे तो डिस्काउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अब सवाल ये है कि वेंडर के आगे अमाउंट कितना आएगा वो तो सबको मालूम है। अगर ये पता चल जाए कि यहाँ अमाउंट कितना आएगा तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, आपको इन ऑल केसेस क्या निकालने पड़ेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर। तो वो कैसे लिखोगे? अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। बस जो भी नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे इनटू फेस वैल्यू कर देना डिबेंचर के आगे,
इनटू अगर प्रीमियम पे है तो प्रीमियम वाला अमाउंट करना, प्रीमियम के आगे आ जाएगा, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट वाले के आगे वो वाला अमाउंट आ जाएगा। सिंपल, आपकी एंट्रीज अपने आप टैली हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, क्लास के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, वो जरूर करिएगा और उसका आंसर भी मुझे आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वेरी वेल डन। अब चलते हैं जरा, हमने कहा था कि जब भी डिवेंचर्स को इशू करने की बात आती है तो एक होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और अगर ये फॉर कैश इशू होता तो क्या होता, तो ऊपर आपने एक हेडिंग डालनी है, टर्म्स ऑफ इशू। लिखो टर्म्स ऑफ इशू। टर्म्स ऑफ इशू। अब बच्चा कहता है सर ये क्या होता है, इसको सुन लेते हैं पहले आराम से। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, तो उसकी जो टर्म्स होती है ना वो प्री डिसाइडेड होती हैं। क्या मतलब है सर, मतलब पहले से ही हमें पता होता है कि उन डिबेंचर्स को जब इशू किया जाएगा तो उनका रिडम्पशन कब होगा और कैसे होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हमने प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म प्रूडेंस पढ़ा हुआ है, जिसमें अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है तो क्या उसकी प्रोविजनिंग हम आज ही कर डालते हैं? बिल्कुल। तो ध्यान से सुनना, अब कैसे क्वेश्चन आएगा। टर्म्स ऑफ इशू में देयर विल बी नंबर ऑफ केसेस। पहला, इशू तो हुआ पार पे, रिडम्पशन भी हुआ पार पे, ये फर्स्ट केस है। इशू हुआ पार पे, रिडम्पशन हुआ प्रीमियम पे। इशूड हुआ डिस्काउंट पे लेकिन रिडम्पशन हुआ पार पे। इशू हुआ डिस्काउंट पे, रिडम्पशन हुआ प्रीमियम पे। इशूड एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पार। issued at premium, redemption at premium. So both the things are at premium. So कुल मिलाकर हमारे पास कितने केसेस हैं बेटा? 6 केसेस हैं। अब ये 6 केसेस को हमें समझना है कि हमारे पास जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी। पहले चलेंगे फर्स्ट केस पे। लिखो इशूड एट पार एंड रिडम्पशन ऑल्सो एट पार। ध्यान से देखिएगा, इशूड एट पार की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। आई एम प्रिज्यूमिंग एज इफ देयर इज नो अलॉटमेंट, नथिंग, एप्लीकेशन पे आपसे सारा पैसा मंगवाया गया था। अब आप मुझे बताओ, क्योंकि रिडम्पशन पार पे है तो इन फ्यूचर देयर इज नो लॉस, और जब फ्यूचर में कोई लॉस नहीं है तो उसकी प्रोविजनिंग भी करने की जरूरत नहीं है। कौन बताएगा अगर मुझे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन एंट्री पास करनी हो? ये तो एंट्री हमने पास करी एट द टाइम ऑफ इशू। अगर मुझे रिडम्पशन के समय पे एंट्री पास करनी हो तो कैसे करी जाएगी? परसेंटेज डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। मान लेते हैं, फिगर भी ले लेते हैं, 10,000 डिवेंचर है, 10 रुपये ईच, इशू भी 10 रुपये पे हुआ, रिडम्पशन भी 10 रुपये पे ही होना। तो आपने कुछ नहीं करना, ये 2 एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू और ये 2 एंट्री एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। सिंपल, फिनिश। क्लियर हो गया जी? सर बिल्कुल समझ आ गया, वेल डन। केस 2 देखना है आपने। इशूड किया गया था एट पार, लेकिन रिडम्पशन जो थी वो एट प्रीमियम पे थी। अब सुनो ध्यान से, इशू के समय पे जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन
अब क्योंकि हमें फ्यूचर में क्या होने वाला है, लॉस, क्योंकि आपने रिडीम प्रीमियम पे करना है। मान लो आपको 10 रुपए प्रीमियम देना है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है, उस 10 रुपए का प्रोविजनिंग आपको आज करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड एंट्री में ना एक एंट्री बीच में इंसर्ट कर देंगे। कौन सी, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिंपल, आपको ये एंट्री बीच में इंसर्ट कर देनी है, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सिंपल, जैसे ही आप ये अपनी सेकंड एंट्री बीच में इंसर्ट कर देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमने प्रोविजनिंग ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ इशू कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, ठीक है सर। लेकिन सर जब हम रिडम्पशन करेंगे तो एंट्री क्या होगी, आइए देखते हैं। परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, क्योंकि हमें प्रीमियम पे रिडीम करना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड देन डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। सिंपल, फिनिश। समझ आ गया ना। तो ये कौन सा केस था, जहां पे इशू तो हुआ था पार पे बट रिडम्पशन वाज एट प्रीमियम। बस ध्यान रखो, जब जब रिडम्पशन एट प्रीमियम होगी तो इशू की एंट्री में एक एंट्री आप इंसर्ट कर देना। कौन सी वाली, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इन द सेकंड एंट्री ये एंट्री को बीच में आप इंसर्ट करेंगे। समझ आ गया, ठीक है सर। सर अब एक बात बताना, अगर मान लो इशू हो रहा हो एट डिस्काउंट और रिडम्पशन हो रहा हो एट पार, तो क्या होगा। सर देखो, जब जब रिडम्पशन एट पार है ना तो ये नॉर्मल केस है, तो आपको सिर्फ इशू की एंट्री बस आनी चाहिए, खत्म। बताओ कैसे करोगे, बैंक डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, खत्म। फ्यूचर में क्योंकि लॉस ही नहीं हो रहा तो वो लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसमें इंसर्ट नहीं करनी। और रिडम्पशन के समय पे एंट्री क्या करेंगे आप, वेरी सिंपल, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। सिंपल। सर इससे सिंपल नहीं हो सकता, दिक्कत सिर्फ कब आएगी, जब जब रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा। बस आपने याद रखना है, जब जब रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा सेकंड एंट्री में एक एंट्री इंसर्ट कर दीजिएगा। कौन सी वाली, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्लियर है, यस सर। अब लिखो जरा, एक आखिरी केस मैं आपको करा रहा हूं, आई एम वेरी श्योर आपको समझ आ गया होगा। लिखो, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन भी एट प्रीमियम, या इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट करो और रिडम्पशन किस पर हो रही है, प्रीमियम पे। देखो मान लेते हैं 10,000 डिबेंचर, 10 रुपए ईच, 9 में इशू हुआ और रिडीमेबल होगा 11 पे। मतलब इशू के समय पे पैसे कम लिए और रिडम्पशन में ज्यादा पैसे दोगे, डबल लॉस हो गया। तो देखो कैसे करेंगे, एट द टाइम ऑफ इशू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, मान के चलते हैं 10,000 इंटू 9, एक ही बार में 90,000 रुपए आपके पास पूरे आ जाते हैं। अब क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो यहां पर आएगा पूरा 1,00,000। तो जो 10,000 होगा, 10,000 इसका जो गैप होगा 10,000, उसको आपने क्या लिख देना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय 10,000, ये 90,000 है बेटा। ठीक हो गया। अब रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है ना, तो क्या फ्यूचर में 1 रुपए का लॉस आ रहा है, उसकी प्रोविजनिंग यहां पे कर दो, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बाय 10,000। सब सिंपल, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं दिस इज ऑल डन नाउ। अच्छा, कई किताबें क्या करती हैं, इन दोनों को ना ज्वाइंट करके लिख देती हैं, लॉस ऑन इशू बाय 20,000, कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेटली रखोगे तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ध्यान रहेगा मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है ना।
और क्योंकि रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आप एंट्री क्या करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक. सिंपल. तो टर्म्स ऑफ इशू आई एम वेरी श्योर ऑल 6 केसेस क्लियर. बस ध्यान रखो कि जब जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तो एक एंट्री जो कि क्या थी, कम ऑन, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो आपने सेकंड एंट्री में इंसर्ट कर देनी है. दैट्स इट, विद द अमाउंट जो आप प्रीमियम पे करोगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पे. क्लियर है? यस सर. अब आ जाता है तीसरा केस जहां पर आपने डिबेंचर्स इशू करे एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटीज. क्या मतलब है, आपने कोई लोन लिया होगा और लोन जब लेते हैं तो आपसे बैंक ने सिक्योरिटी मांगी, तो आपने एज अ कोलेट्रल अपने डिबेंचर वहां पे गिरवी रखवा दिए. सो दैट मीन्स इशू तो हो गए डिबेंचर, बट डिबेंचर की वजह से पैसा नहीं आया, पैसा लोन की वजह से आया है. तो यहां पर दो ऑप्शन होती हैं. पहला, नो जर्नल एंट्री टू बी पास्ड, या फिर जर्नल एंट्री टू बी पास्ड. अगर आप जर्नल एंट्री नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं करना. जो लोन आपने लिया था एक तो बैलेंस शीट में वो दिखेगा, और जो पैसा आया था क्या वो बैंक में दिखेगा? यस. लेकिन जो नीचे हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं ना, उसमें हमें लिखना पड़ता है कि डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटीज. नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है, बट आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना इफ यू आर नॉट पासिंग एनी सॉर्ट ऑफ जर्नल एंट्री. क्लियर है? दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जर्नल एंट्री पास करो, और उसके लिए हम एंट्री क्या लिखते हैं, लिख लीजिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर. ये जर्नल एंट्री हमें पास करनी होती है. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जो इन एडिशन टू दीज टू, इसका भी इफेक्ट बैलेंस शीट में आ जाता है. अब डिबेंचर सस्पेंस और परसेंटेज डिबेंचर कहां दिखेंगे? डिबेंचर सस्पेंस आपको दिखेगा नॉन करंट एसेट्स के अंदर, और परसेंटेज डिबेंचर आपको दिखेगा नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर. क्लियर है? तो आइए मैं एक बार चेक करवा देता हूं ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा समझ आ जाए कि इसको करते कैसे हैं. एक बार चेक करेंगे. इलास्ट्रेशन नंबर 5, बी लिमिटेड ने एक सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिया 80,000 रुपए का, और जिसके लिए उसने 912% डिवेंचर 100 रुपए ईच एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रखवा दिए. प्रिपेयर बैलेंस शीट. अगर आप एंट्री पास नहीं कर रहे तो बहुत सिंपल है. सिर्फ आपको करंट लाइबिलिटीज, ओवरड्राफ्ट है ना, तो हम मान के चल रहे हैं ये शॉर्ट टर्म है, आपने करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग दिखा देनी है, खत्म. और वो 80,000 आप अपने बैंक में भी दिखा दोगे. ठीक है? लेकिन और मैंने क्या कहा, जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें लिख देना बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ इतना एज कोलेट्रल सिक्योरिटी. दैट्स इट. तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में शो होगा, बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा. सेकेंड ऑप्शन क्या है कि यू कैन पास दिस जर्नल एंट्री बाय ₹90,000. तो अब क्या होगा, जो आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग दिख रही थी वो तो दिखेगा ही दिखेगा. क्या ये दोनों भी दिखेंगे? बिल्कुल. और ये दोनों कहां दिखेंगे? नॉन करंट में दिखेंगे, ध्यान रखना. ये इलास्ट्रेशन नंबर 6 है, इसमें हमने एंट्री पास करी है. ये देखो, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी आपने दिखा दिया. तो वो 90,000 का इंपैक्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों में आ जाएगा इफ यू आर पासिंग द जर्नल एंट्री. सिंपल. क्लियर है? यस सर. तो लीजिए, हमारा 3 चीजें होती हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स में, तीनों हमने सीख ली. एक लास्ट पॉइंट रह गया है, बस वो कर लीजिए, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. लिखो, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स. कहते हैं जो भी आपने डिबेंचर्स पे डिस्काउंट दिया था उसको हमें ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ करना होता है बेटा. ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर हमें क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है.
अब इसके लिए एक होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और एक होता है प्रपोर्शनेट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट और प्रोपोर्शनल मेथड में फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए कंपनी ने 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हैं जो कि रीपेबल होंगे, मान लो एट डिस्काउंट ऑफ 10% पे इशू करे थे, जो कि रीपेबल होंगे आफ्टर 5 ईयर्स। लमसम, लमसम समझते हैं ना, एक साथ पे करेंगे हम। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड का एक और नाम होता है लमसम पेमेंट मेथड। तो अब मेरा क्वेश्चन है, यहां पर हमें 2 लाख का 10%, 20,000 रुपए डिस्काउंट का जो अमाउंट है ना, वो राइट ऑफ करना था। अब क्योंकि इसका नाम है लमसम पेमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, तो लॉ इसमें क्या कहता है मुझे कि ये जो 20,000 है ना, आप क्योंकि आपने बेनिफिट हर साल बराबर लिया है, क्योंकि आप इसको रीपे अभी तो कर ही नहीं रहे, 5 साल बाद करोगे ना, तो एवरी ईयर द बेनिफिट यू आर टेकिंग फ्रॉम दीज डिबेंचर्स आर सेम। तो आप क्या करो, इसको डिवाइड बाय 5 करो और हर साल P&L से कितना राइट ऑफ कर दो, 4-4 हजार रुपया हर साल राइट ऑफ कर दो। तो बाय डिफॉल्ट 5 साल बाद क्या पूरा 20,000 राइट ऑफ हो जाएगा। यस। रीजन क्या समझ आ रही है, बिकॉज एवरी ईयर हम लोगों ने क्या इक्वल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स को बेनिफिट लिया था, क्योंकि हमने कुछ पेमेंट ही नहीं करा जब, तो क्या बेनिफिट टेकन फ्रॉम दीज डिबेंचर्स वर सेम इन एवरी ईयर टिल रिडम्पशन। यस। तो क्योंकि बेनिफिट सेम था, तो एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल क्या हमारा खर्चा भी सेम ही डिवाइड होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द डिबेंचर। आंसर इज यस। क्लियर है? यस सर। तो अब आपने कुछ नहीं करना, एवरी ईयर आप 4-4 हजार रुपए P&L से क्या करते रहना, राइट ऑफ करते चले जाना। तो आपका अपने आप 5 साल बाद ये पूरा का पूरा डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाएगा। क्लियर? यस सर। सर ये क्या होता है प्रपोर्शनेट मेथड? देखो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, रटने पे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्रपोर्शनेट मेथड क्या होता है प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए प्रपोर्शनेट मेथड में ना नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 2 लाख के डिवेंचर थे, 10% डिस्काउंट था, है ना। अगर मैं ये कहूं कि इसको हम हर साल 40-40 हजार रीपे करेंगे, फर्स्ट ईयर हमने पूरा 2 लाख यूज करा, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में हमने 40,000 रीपे कर दिया, रीपेमेंट बाय कोई भी मेथड बट इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ना यू टेल मी सेकेंड ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग कितना आया, 160। तो सेकेंड ईयर में आपने इंजॉय करा क्रेडिट ऑफ 160, सेकेंड ईयर के एंड में आपने 40 फिर पे कर दिया, थर्ड ईयर में यू इंजॉयड 120, फिर 40 पे कर दिया, फोर्थ ईयर में यू इंजॉयड 80, फिर 40 पे कर दिया, फिफ्थ ईयर में यू इंजॉयड 40। तो दिस इज द वे यू इंजॉयड दिस डिवेंचर। तो मेरा क्वेश्चन है, यहां पर हम क्या बोलते हैं कि क्योंकि आपने जो लोन आउटस्टैंडिंग था या जो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग थे, देवर लाइक 2 लाख, 160, 120, 80, 40। तो अब हमें क्या करना है, रेशो बनानी है इसकी और प्रोराटा बेसिस पे हमें राइट ऑफ करना है। कैसे? 1 2 3 4 5, ये क्या करा मैंने, 40,000, 80, 20, 40 कॉमन आ गया ना इसमें। अब आपने क्या करना है, इसको टोटल कर देना है, 15 आ गया। ठीक है, ध्यान से सुन लेना पहले आराम से। अब वो कहता है कि सर एक बात बताओ, सबसे ज्यादा पैसा आपने इस्तेमाल कब किया, फर्स्ट ईयर में। तो जो अमाउंट राइट ऑफ होना चाहिए वो सबसे ज्यादा कौन से ईयर में होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में। तो इन्होंने कैसे बनाया, 5/15 into 20,000 will be written off during first year. 4/15 into 20,000 will be written off second year. 3/15 into 20,000 will be written off in the third year. 2/15 into 20,000 will be written off in the fourth year. 1/15 into 20,000 will be written off in the fifth year.
ना हु विल टेल मी सबसे ज्यादा राइट ऑफ किस में हुआ हमारा फर्स्ट ईयर में? क्यों? मैचिंग प्रिंसिपल। सबसे ज्यादा बेनिफिट भी किस में था? फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में कम बेनिफिट था तो अमाउंट भी कम राइट ऑफ होगा। सबसे लीस्ट बेनिफिट आपने लिया था लास्ट ईयर में, तो सबसे लीस्ट अमाउंट राइट ऑफ भी किस में होगा? लास्ट ईयर में ही होगा। क्या सबको क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स के समय पे दिया होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सो दिस इज ऑल अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स। आई एम वेरी श्योर दिस इज ऑल डन नाउ। ठीक है, इसमें ना वैसे तो वो पेपर में आना नहीं चाहिए क्वेश्चन, हमने क्लास में वैसे करा था वो, जिसमें अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे पढ़ा था कि लेट्स से जो इशू की डेट है और जो बैलेंस शीट डेट है वो मैच ही नहीं कर रही। क्या मतलब है सर, एक बारी बताना। देखो, मान लेते हैं बैलेंस शीट क्लोज होती है 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर है, और आपने इशू करा था लेट्स से 1 जुलाई। अब आपने कहा कि मैं हम हर साल ना 40-40 हजार रीपे करेंगे। अब इसमें देखो पंगा कहां पे है। मान लो आपने 2015 में 2 लाख रुपए के डिवेंचर डिस्काउंट ऑफ 10% पे इशू करे थे। ठीक है ना, डिस्काउंट ऑफ 10% पे इशू करे थे 2 लाख रुपए के डिवेंचर। अब प्रॉब्लम समझना यहां पे क्या आने वाली है सर। प्रॉब्लम ये आएगी 15-16 यानी कि जो फर्स्ट ईयर था, आपने 2 लाख इस्तेमाल तो करा, लेकिन 15-16 में 31 मार्च तक ही होगा, तो आपने 2 लाख जो इस्तेमाल करा दैट वाज ओनली फॉर 9 मंथ्स। 16-17 में क्या हुआ होगा, 1 अप्रैल से 30 जून 3 महीने तो आपने 2 लाख यूज किया होगा, लेकिन क्या 30 जून आते ही आपने 40 हजार रीपे कर दिया होगा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीपेबल 40,000 पर एनम। तो क्या 30 जून आते ही आपने 40 पे कर दिया होगा, तो क्या रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए हमारा 160 आउटस्टैंडिंग होगा? बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा, ऐसे हमने क्वेश्चन करे थे। फिर 160 फॉर अनदर 3 मंथ, फिर 120 फॉर 9 मंथ्स, लाइक दिस गो ऑन। कैलकुलेट कर लेना जो भी अमाउंट आएगा, एंड देन उसके बेसिस पर आप क्या निकाल देना, रेशोज। पेपर में मुझे नहीं लगता कि ये मेथड आएगा, क्योंकि बहुत लेंदी मेथड है ये, है ना, और एमसीक्यू के अंदर इसको सॉल्व करना विल बी थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो मैंने क्लास में आपको अच्छे से कराया हुआ है, आई एम वेरी श्योर आपको याद आ गया होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी रेशो बनेगी उसका सम टोटल करके आप अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल देना, विच इज टू बी रिटन ऑफ एवरी ईयर। सिंपल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो लीजिए हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स फिनिश। ठीक है, और कल मैंने आपको कराया था इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, आज हमने कर लिया इशू ऑफ डिबेंचर्स। सो आई एम वेरी श्योर दिस चैप्टर इज क्लियर नाउ। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सारे एमसीक्यूज इसके ट्राई करें। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई ट्राई टू आंसर और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और जाते जाते आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस नाउ जिसका आंसर आपने मुझे देना है। लिखिए जरा। You need to calculate number of debentures in the following cases. लिखो एसेट परचेज्ड 11 लाख, मतलब आप ऐसे समझो कि हमने एक बिजनेस एक्वायर किया है 99 लाख रुपीस में, और उस बिजनेस में एसेट थे 1,20,00,000 के, और उसमें लाइबिलिटीज थी 10 लाख की। परचेज कंसिडरेशन मैंने पहले ही बता दिया 99 लाख है, जो कि पेबल होगा बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स 100 रुपए ईच,
केस 1 पार पे, प्रीमियम ऑफ 10%, डिस्काउंट ऑफ 10%। 3 क्वेश्चन है ये। आपको तीनों में मुझे क्या बताना है? एक तो आपने बताना है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व या गुडविल। दूसरा आपने मुझे बताना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, केस 1, केस 2, केस 3, कितने कितने हमने इशू करे होंगे। दैट्स इट। अगर आप ये बता पाए तो दैट मीन्स आपको ये चैप्टर ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, कोशिश करना है बेटा साथ साथ एमसीक्यू करते रहिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो साथ साथ ही खत्म होते चले जाए। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल।